नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के इस कम होते हुए आंकड़ों के बीच ऐसा समझा जा रहा है कि कोरोना की अब दूसरी लहर खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन वहीं अब चुनौतियां भी देश के सामने हैं और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर है। हम और दिनों पे आपको वैक्सीनेशन पे जो देश में राजनीति चल रही है ये सुनाते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीनेशन पर देश के डॉक्टरों की क्या राय है ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी दिल्ली समेत कई संस्थानों ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि तीसरी लहर और भयावह हो सकती है, उसने निपटने के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी की क्या क्या तैयारियां हैं और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे पोस्ट कोविड जो डिजीज है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन बीमारियों के बढ़ने से निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये तमाम बढ़ती हुई बीमारियां जो है वो इस बात की तरफ संकेत कर रही हैं कि आखिर कोरोना से ठीक होने के बाद भी व्यक्ति को किन किन सावधानियों को बरतना होगा। ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज हम अपने साथ दो खास मेहमान यानी दो खास डॉक्टर्स को जोड़कर तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के बीच किसी भी तरीके की अभी अगर लापरवाही बरती जाती है तो आने वाले समय में परेशानी का नया सबब बन सकता है। ऐसे में आइए आपका तारुफ करा दूं मैं आज दोनों मेहमानों से। मेरे साथ डॉक्टर दीपक साहू जुड़ रहे हैं जो कि कोरोना संक्रमण के तमाम मामलों में बारीकी से नजर रखते हैं और कोरोना से जुड़े तमाम पेशेंट्स का इलाज भी जब से ये संक्रमण शुरू हुआ है तब से करते हुए नजर आए हैं। और मेरे साथ ही साथ एक और डॉक्टर जुड़ेंगे जिनका परिचय आपसे कुछ देर में हम आपको कराएंगे। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर दीपक साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब को देने के लिए। मेरा पहला सबसे अहम सवाल डॉक्टर दीपक साहू वो ये है कि जिस तरीके से बीते 15 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हुए हैं, क्या हम इस बात को मान लें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जो है वो खत्म हो चुकी है? देखो, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि सेकंड लहर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी क्या है, लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के कारण से अभी जैसे कम हो रहे हैं। अगर लॉकडाउन ओपन होता है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी केसेस में इसी तरह कमी दिखती है, तब हम मानेंगे कि सेकंड लहर जो है वो जा चुकी है। अगर लॉकडाउन ओपन होते ही केस बढ़ने लगते हैं तो वो भी एक भयावह कंडीशन होगी। तो सबसे पहले तो यही है कि लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन किया जाए और सारी कोविड की प्रिकॉशंस लोग भूले ना। जैसे फर्स्ट वेव के अंदर सभी भूल गए थे, वैक्सीन आने के बाद सबको लगा था कि अब तो कोविड हमारे बीच नहीं है, और उसी की गलती की लापरवाही हमने जो की और उसका इतना बड़ा हर्जाना हमें मिला कि हम इतनी लाखों में मौत हुई। जी। एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से लगातार हमने ये देखा है डॉक्टर साहब की इस दूसरी लहर में साफ तौर पर कई ऐसे मामले देखने को मिले जो निश्चित तौर पर पोस्ट कोविड डिजीज के रूप में निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में इन पोस्ट कोविड डिजीज से किस तरीके की चुनौतियां जो हैं वो सामने आ रही हैं और इनसे कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। पोस्ट कोविड डिजीज में जैसे हम मान सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा आजकल पेशेंटों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम ब्लैक फंगस को ही ले लेंगे। तो ब्लैक फंगस भी क्या है, वो भी एक ऐसा कि थोड़ा सा स्टेरॉइड हमने ज्यादा यूज कर दिया पेशेंट्स के अंदर, जो डायबिटिक थे, इम्यूनिटी बहुत कम थी और जिन्होंने डॉक्टर का कंसल्ट ना लेके ऐसी ट्रीटमेंट लिया तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन होते चले गए। मेनली कॉम्प्लिकेशन किसमें देखने को मिले हैं? जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन्होंने ट्रीटमेंट में लापरवाही की है। अगर पोस्ट कोविड में अब हम बात करें, कुछ पेशेंट्स को चेस्ट पेन की संभावना रहती है, चेस्ट पेन रहता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम यही कंसल्ट करना चाहेंगे, एक बार सीटी स्कैन कराएं दोबारा, नहीं तो चेस्ट एक्सरे कराएं। सीटी स्कैन मैंने कल देखा था एक पेशेंट का पोस्ट कोविड में ही, तो उसकी जो है 25 में से 12 रीडिंग थी, निमोनिया उसमें परसिस्ट था।
तो फिर उसको भी ट्रीट करना पड़ा। आजकल मेन दिक्कत ये आ रही है, लोगों को टेस्ट स्मेल नहीं आ रहे हैं, लोग नेगेटिव होने के बाद भी, किसी को खांसी का प्रॉब्लम ये जो है, तो ये है। तो ऑटोमेटिक फिर हमें करना क्या पड़ेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, साथ में योगा को फॉलो कराना है लोगों को, और सभी जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का उसका प्रयोग कराना है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव हो गए तो अपनी सारी। मेरे साथ डॉक्टर अनीता भी जुड़ रही हैं, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हैं। अनीता रमेश जी, मेरा भी पहला सवाल आपसे वही होगा जो मैंने कमोबेश डॉक्टर दीपक साहू से पूछा, कि जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिनों में हमने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी है, क्या इस बात को माना जा सकता है कि अब कोरोना की दूसरी लहर जो है वो खत्म हो रही है और तकरीबन आने वाले एक हफ्ते में ये लहर समाप्त हो जाएगी? यस, देखिए अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, थोड़ा केसेस कम हो रहा है दिल्ली से शुरू करके नॉर्दर्न स्टेट में, और उसके बाद साउदर्न स्टेट में, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ स्टेट्स में थोड़ा धीरे लेट से वो कम हो रहा है, जैसे डिक्लाइनिंग ट्रेंड। नहीं बोल सकते हैं कि सेकंड वेव खत्म हो गया, ओके, एक थोड़ा बढ़ भी सकता है, वो धीरे से भी कम हो सकता है, और प्लाटो भी हो सकता है। सो हम लोग को थोड़ा और टाइम देना चाहिए जानने के लिए। सो केसेस कितने तरीका, बट मौत भी देखिए अभी भी काफी ज्यादा है, 3000 के आसपास है, अभी कम हो रहे हैं वो भी। सो हम नहीं बोलेंगे कि इसके पीछे क्या बड़ी वजह है खत्म हो गया। जी, ये इसके पीछे क्या बड़ी वजह है कि तकरीबन अभी भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं अब जब मामले लगातार घटते हुए नजर आए, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी वही तकरीबन 4 से 3000 के बीच बना हुआ है, अगर देश के स्तर की बात करें। मौत के आंकड़े इस बार इतना समय क्यों ले रहे हैं कम होने में? ये सब आदमी पहले का 1 वीक 10 डेज का पुराना मरीज है, वो अभी वो आईसीयू में था, वो वेंटिलेटर में था। ये नया वाला नहीं है, अभी जो ट्रेंड कम हो रहा है, इनमें ज्यादा आदमी उतना आईसीयू और वेंटिलेटर में नहीं जा रहा है। देखिए जब आप आदमी वेंटिलेटर में जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन तक रहते हैं। उसके बाद अगर कुछ आदमी बाहर निकल आते हैं, कुछ आदमी को मौत हो जाते हैं। सो ये जो मौत का ट्रेंड अभी भी 3 से 4000 तक है, एक पुराना मरीज का ट्रेंड है, जो पहले 2 हफ्ता पहले उनका कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसका तबीयत खराब हो गया और वो इंटेंसिव केयर में है और अभी तक रिकवरी नहीं हुआ और अभी टर्मिनल इवेंट हुआ। सो उसी लिए दैट टाइम the reports are being showing now. So सब समय हमारा डेथ का मोर्टेलिटी और डेथ का जो टोल है पीछे रहते हैं कोरोना पीक के। पीक कम हो जाता है बट डेथ ज्यादा, बिकॉज ये पुराना मरीज का डेथ है। ठीक है डॉक्टर दीपक साहू, अब धीरे धीरे देश अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है कि इस बार की अनलॉक की प्रक्रिया में देश के आम नागरिक वो गलतियां ना करें जो पिछली अनलॉक की प्रक्रिया में कर रहे थे और जिसकी वजह से दूसरी लहर कमोबेश आई। किस तरीके से आप देख रहे हैं बतौर डॉक्टर्स, और आपकी इस अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर क्या राय है? क्या चीजों को चरणबद्ध तरीके से एक एक करके खोलना चाहिए, या फिर आने वाले 1-2 हफ्ते में, अब चूंकि बड़ी चुनौती लोगों के खाने पीने को लेकर भी है और कमाने खाने को लेकर है, तो एक सारी चीजों को एक साथ खोल देना चाहिए? अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो फेज वाइज होनी चाहिए। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर यही प्रोसेस चल रहा है। तो फेज 1 में अनलॉक में कुछ चीजें खोली गई हैं। अगर ऐसा होता है कि हर चीज को एक साथ खोल दिया जाए तो उसमें फिर सडनली केस इंक्रीज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये ट्रेजेडी होती है, इतने जबरदस्त केस जो आते हैं उसमें सिर्फ लापरवाही जो है वो आम जनता पब्लिक की होती है मेनली। हम मैं पिछले केसेस की बात करूंगा, फर्स्ट फेज में बिल्कुल ठीक था, सब कुछ कंडीशन नॉर्मल थी, बट लोगों को फिर भी समझाया गया था कि आप मास्क लगाइए, लेकिन सभी ने मास्क को हटा दिया था। उसी की वजह से इतने ज्यादा केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिले। सरकार लॉकडाउन को खोले बट उसको फेजेस में खोले।
फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जैसे पहले ओपन किया था, और सभी के लिए उसका प्रिकॉशंस पर ध्यान दिया जाए, कोविड प्रिकॉशंस को सारे लोग फॉलो करें। और इसके लिए भी सरकार एक चीज को फॉलो कराए कि मास्क पर फाइन चार्ज अवश्य रखे, क्योंकि जनता जो है बिल्कुल मास्क हटा देती है। वो ऐसा नहीं है, आप गवर्नमेंट फाइन लगा रही है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इन पर अत्याचार हो रहा है, तो उस चीज को हम नहीं मान सकते। इसमें हमारा ही बेनिफिट है, हम ही बचेंगे। जो आप लोगों ने देखा सेकंड फेज में कितनी जबरदस्त हमें डेथें हुई, तो फाइन चार्ज रखें और मास्क लगाकर पूरा वर्क करें। ऐसा नहीं है लॉकडाउन को परमानेंट रख दिया जाए, इससे भी कुछ जो गरीब हैं या जिनके घर में खाने की अवस्था नहीं है, तो उनको जी हाँ बाहर जाना आवश्यक है, तो बाहर जाइए, सारे वर्क करिए, लेकिन कोविड की प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को फॉलो करें। और अगर कोई सिम्टम नजर आता है तो उसको तुरंत डायग्नोज करके ट्रीट कराएं। ऐसा ना करें कि हम अपना टेस्ट करा लेंगे तो हमारा वर्क बंद हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि अगर हम कोविड टेस्ट करा लेंगे तो हमारी शॉप बंद हो जाएगी, हमारा वर्क बंद हो जाएगा। इस कारण से वो हजारों लोगों को अफेक्टेड कर देते हैं। तो तुरंत सिम्टम आने पे टेस्ट कराएं और अपने आप को क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट लेके ठीक रहें। ये ठीक है। डॉक्टर अनीता, मास्क की चूंकि बात हुई तो एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है कि वो लोग जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, चाहे वो कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की, उनके मन में अगर ये बातें आ रही हैं कि अब उन्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, तो ये कितना सही है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं या फिर ये करना साफ तौर पर भारत में अभी इस समय उचित नहीं है, सही नहीं है? यस, भारत में अभी इस समय उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए डेटा, कोविशील्ड अगर आप 12 हफ्ता में देंगे तब उनका 80 to 90% प्रोटेक्शन देते हैं, कोवैक्सीन 80 to 90% देते हैं। सो एवरेज 80%। अगर आप 100 आदमी को ये वैक्सीन लगाएंगे, आइदर दिस और दैट, उसी में 80 को कोरोना नहीं होगा बट 20 को कोरोना होगा। सो 20% रिस्क है अभी दोनों वैक्सीन डोज लेने के बाद भी दैट यू विल बी इन्फेक्टेड विद द वायरस। सो ये सबको जानना है, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यस 20% आपके पास रिस्क है आपको दोबारा इन्फेक्शन होने का। बट वन गुड न्यूज इज दैट अगर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होगा, ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़िया नहीं होता है, माइल्ड होता है, असिम्प्टोमेटिक होते हैं, घर पे होम क्वारंटाइन में ठीक हो जाते हैं। इसके लिए उतना ऑक्सीजन का जरूरत, आईसीयू और गहरा डिजीज नहीं होते हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरा एक और सवाल था डॉक्टर साहब, मैम मेरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि ये इन दिनों कल की ही बड़ी खबर थी कि एक व्यक्ति ने पुलिस में इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कर दी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडीज उसमें डेवलप नहीं हुई। पहला, ये कितना संभव है? क्या ऐसे और केसेस आप लोगों को देखने को मिले हैं जहां वैक्सीनेटेड पर्सन के शरीर में एंटीबॉडीज बिल्ट नहीं हुए? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति, चाहे मैं या आप, इस बात का पता लगा सके कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में डेवलप हुई हैं या नहीं? ओके, सो एंटीबॉडीज देखने के लिए हमारे पास टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए हम लोग हमेशा नहीं करते हैं जानने के लिए, बट बिकॉज इट्स अ बिग प्रोसेस, सबके लिए हम कर नहीं सकते बिकॉज अब हमारे पास पूरा वैक्सीन नहीं है, तब कैसे करेंगे? सो यस, बट वेरी रेयरली एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होता। जैसे हम कैंसर पेशेंट इलाज करते हैं, इस कैंसर पेशेंट इम्यूनिटी कम होता है, और इसके अलावा और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आदमी है, जैसे जिसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जो डायलिसिस पे है, शायद उनमें हम लोग सोचते हैं कि एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस होगा बिकॉज इनसाइड योर इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज। सो हो भी सकता है किसी मरीज में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो अभी तक वी डोंट हैव मच डेटा, बट इसके बारे में हम लोग को मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग स्लो विद द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। बट हम लोग बोलते हैं ले लीजिए वैक्सीन, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है वो भी अच्छा है, और अगर एंटीबॉडी कम होगा यस हम लोग नेक्स्ट डोज दे देंगे, ऐसे सोच करके देते हैं। बट आपने जो बताए हैं, यस इट कैन हैपन, एंटीबॉडी नहीं हुआ, बट हम पूरा जांच करना पड़ेगा किसको नहीं हुआ। इट इज टू अर्ली टू गिव अ कमेंट, बट जिसका इम्यूनिटी कम है हो भी सकता है एंटीबॉडी नहीं बना हुआ, बिकॉज इम्यून सिस्टम तैयार नहीं है बनाने के लिए। ओके, इट्स नॉट रेडी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। ओके, डॉक्टर दीपक साहू, मेरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साफ तौर पर अब चूंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मामलों में कमी हो रही है कोरोना संक्रमण के,
लेकिन अब जिसका जिक्र मैंने आपसे दूसरे सवाल में किया, अब जो लोग ठीक हो रहे हैं उन्हें कई हफ्तों तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन परेशानियों में क्या करें, उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या है? क्या वो रेगुलरली अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्टेंट सी लेते रहे, या फिर इन चीजों को एक नॉर्मल पोस्ट कोविड सिम्टम्स मानकर वो ट्रीट करे और घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां एक पोस्ट कोविड सिम्टम डिजीज के तौर पर ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर व्यक्ति ठीक भी हो रहा है तो किन सावधानियों को उसे बरतना चाहिए ताकि पोस्ट कोविड डिजीज से इफेक्ट होने के कम से कम चांसेस रहें उसके? मैं बात करूंगा कोविड जो है कि एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। जैसे आंधी आती है, तूफान आता है ना, इसी तरह से कोविड होता है। तो तूफान आता है शरीर के अंदर, यानी कोविड पॉजिटिव हुए आप, और तूफान तो चला जाता है, लेकिन आपने तूफान में देखा होगा किसी का घर गिर जाता है तो किसी की छत हट जाती है तो किसी का कुछ हो जाता है। सेम कंडीशन यही है। कोविड तो हमारे बॉडी में होता है, लेकिन जब कोविड हट जाता है, कोविड नेगेटिव हम हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो जो हानियां होती हैं, यानी किडनी में, लीवर में, लंग्स में, हार्ट में और हमारे ब्लड में, स्किन में, व्हाटएवर जितने भी अलग अलग तरह के इन्फेक्शन जो दिखते हैं उसको हम पोस्ट कोविड बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड में अगर कुछ सिम्टम्स शो भी हो रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक फंगस की। अगर आपको लगे, बहुत कॉमन है ये, हेडेक। दूसरी बात, अगर कुछ आईज पेन, कंजंक्टिवाइटिस, रेडनेस इन आईज, और इस एरिया में साइनस एरिया में स्वेलिंग है, या डिस्चार्ज है नोज से, या ब्लैकिश डिस्चार्ज कुछ देखने को मिल रहा है, तो उसे ब्लैक फंगस मान के सबसे पहले तो नियरेस्ट कोई भी जो ब्लैक फंगस के लिए हॉस्पिटल अलॉट किए गए हैं वहां पर जाके कॉन्टेक्ट करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो सके। बिकॉज को ब्लैक फंगस अर्ली ट्रीट कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट है, अगर वो डिले हो गया, ब्रेन तक अगर पहुंच जाए तो डेथ निश्चित है, इसलिए उसका तो केयर इस तरह से की जाएगी। सेकंड बात, किसी का कफ बना रहता है, किसी को खांसी आती है, तो खांसी के लिए कोई कफ सिरप कंसल्ट करें और चेक करें कि खांसी का रीजन क्या है। तो एक्सरे भी एक बार कराएं, और एक्सरे में नहीं आइडेंटिफाई हो तो सीटी स्कैन भी कंसिडर करें। ये मैं सीटी स्कैन की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल ही एक केस मैंने 12 रीडिंग पे देखा नेगेटिव होने के बाद, तो उस चीज को ढील पे ना दें। तीसरी बात हम कहेंगे कि किसी को टेस्ट का नहीं आना, स्मेल का नहीं आना, तो वो पर्टिकुलरली स्पायरोमेट्री का प्रयोग करें। अगर स्पायरोमेट्री मशीन उन पे नहीं है तो करना नहीं, फिर अनुलोम विलोम कपालभाति ये करें। इससे क्या है, लंग्स जो है प्रॉपर वे में फिट रहेंगे, उतना उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठंडी खट्टी चीजें अवॉइड रखें, ये चीज है। और साथ में एसी का प्रयोग अभी कम से कम करें, अगर जिनको निमोनिया बना हुआ है, ये चीज है। अब तो ये जो पोस्ट कोविड में सिम्टम आ रहे हैं तो इनसे बचने के लिए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इनका तो प्रयोग कर दें, बाहर जाने से थोड़ा सा बचना है, घर पे रहें, पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियां, घिया, तोरई, टिंडे, सीताफल, इस तरह की सब्जी का प्रयोग करें, और जो भी सिम्टम आता है उसका डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत ट्रीटमेंट लें, जिससे वो आगे आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करे, डेथ तक आप ना जाओ। ऐसा नहीं है कि कोविड होने के बाद डेथ नहीं होती, पोस्ट कोविड में भी डेथ होती है। वो कहिए कि अगर लंग्स किसी का ज्यादा डैमेज हो जाए तो उसमें भी डेथ होती है, आपने ब्लैक फंगस में देखा उसमें भी डेथ होती है, तो इन चीजों से बचना है। ठीक है डॉक्टर अनीता, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वेव को लेकर एक तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि इंडिया में आएगी, वहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ये दलील है कि चूंकि सेकेंड वेव इतना डैमेज ऑलरेडी कर चुकी है तो थर्ड वेव के आने की पॉसिबिलिटीज कम होती है। दूसरा, एक चीज जो मैंने खुद स्टडी किया है, जितना बहुत कोरोना को उससे समझा है, कि कोरोना की जो इंडिया की साइकिल है वो अगर हम यूरोपियन कंट्री से बात करें तो उससे थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ केसेस जो राइज हैं ये हमने देखा है कि ठंड के मौसम में बढ़ते हुए नजर आते हैं। जैन फेब के बाद हमारे यहाँ केसेस बढ़ते हैं, जो कि पिछली बार भी हमने देखा, और अक्टूबर नवंबर आते आते तक केस नॉर्मल हो जाते हैं। थर्ड वेव को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या ये वेव आएगा, और अगर आएगा तो इसका इम्पैक्ट जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बच्चों पर होगा, उसको लेकर किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं?
यस, देखिए एक मैथमेटिकल मॉडल आया है आईआईटी से, वो लोग बता रहे हैं कि आ सकता है अगर अब सेकेंड वेव कम हो जाएगा अक्टूबर तक थर्ड वेव भी आने का संभावना है। बिकॉज काफी वेस्टर्न कंट्रीज में आप अगर यूएस देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, और किसी किसी कंट्रीज में 3-4 वेव भी आया है, बट वो लोग सही ढंग से उनको निभा लिया है, अच्छा हो गया है। इवन अभी हम लास्ट वीक देखते थे कि हांगकांग, सिंगापुर में दोबारा लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं। सो इसी हिसाब से ये वाला वायरस का, दिस इज अ नेचुरल हिस्ट्री, ओके, एक बार सार्स को 5 बार वेट किया है। सो इसी हिसाब से हमारे पास थोड़ा बहुत डाउट है और हम अप्रीहेंड कर रहे हैं कि आ सकता है थर्ड वेव, बट पता नहीं है कब आएगा, किसी ढंग से आएगा, किसको करेगा। सो वी आर थिंकिंग दैट हम लोग अभी सबको वैक्सीनेशन हो लग चुका है 65 के ऊपर, 45 के ऊपर, अभी 18 से 44 भी चल रहा है। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेटेड, उनके पास एंटीबॉडी है। बट बच्चों के लिए हम लोग शुरू नहीं किए हैं अभी वैक्सीनेशन, एंड बच्चों का पॉपुलेशन इस बार थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ, इसीलिए हमारे पास डर है शायद ये बच्चों लोग नेक्स्ट वेव में काफी उनका असर ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज वो इज देयर एक्सपोज to antibody is not there, so they may get infected. Okay. So इसी हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, वैक्सीनेशन की आप बात कर रही है, कोविशील्ड वैक्सीन का जो टाइम फ्रेम बढ़ाया गया है, क्या आप मान रही हैं कि ये केवल इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन की प्रोडक्शन उस तेजी से नहीं है, और अगर इन दी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या ये जो टाइम फ्रेम अब 3 महीने कर दिया है इसको फिर से कम किया जा सकता है? ओके, कैसा है कि जब हमारा यहाँ पे अप्रूवल लिया था 4 वीक्स के लिए था, बट फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूनाइटेड किंगडम में वो लोग टेस्ट किया, जांच करके देखे हैं कि अगर ये सेकेंड डोज 4 हफ्ता में नहीं दिया गया, 12 हफ्ता के दिया, उनमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा है। सो ये रिपोर्ट्स भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सो अगर द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज 4 हफ्ता है, इम्यूनिटी और एंटीबॉडी 70% होते हैं। अगर आप सेकेंड डोज थोड़ा देर से दे दिया, 12 हफ्ता के तक दे दिया, इम्यूनिटी बढ़ता है 90% तक, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए इस वो लंदन में, यूके, इंग्लैंड में अभी पहले से ही शुरू कर दिया 12 हफ्ता। ये वाला टेस्ट हमारे देश में नहीं हुआ और टाइम भी नहीं है और हो भी नहीं सकता इस पैंडेमिक में, इसीलिए हमारा गवर्नमेंट मैं आखिरी सवाल डॉक्टर दीपक साहब आपसे पूछ लूं, ठीक है डॉक्टर दीपक साहब, कितना समय लगेगा आपके हिसाब से भारत को फुली वैक्सीनेट करने में? सरकार कह रही है कि दिसंबर 2022 तक ये हो जाएगा, 21 तक। क्या आपको लग रहा है कि सरकार द्वारा इस तय डेडलाइन तक देश के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी या इसमें समय लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उतनी नहीं है? और स्पुतनिक वैक्सीन को भी केजरीवाल ने कल अनाउंस किया कि दिल्ली में मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर उसकी एफिशिएंसी कितनी है? और स्पुतनिक जो इंडिया में है वो सिंगल डोज वाली है या फिर इसके भी 2 डोज लगाने होंगे? देखिए, पूरा इंडिया वैक्सीनेटेड कब तक हो जाएगा इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। पहले तो हम बात करें कि वैक्सीनेशन जो वैक्सीन कंपनियां बना रही हैं वो उनके अंदर एक तो अभी थोड़ा सा बन भी रहा है, तो कुछ वैक्सीन बाहर भी जा रही हैं, आउट ऑफ इंडिया हम बात करें, और इंडिया में भी उनकी कुछ सप्लाई है, तो वो डिपेंड करता है वो कंपनियां। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि इस फॉर्मूले को अदर कंपनियों को और दे दिया जाए, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, तो उसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही बना रही है, तो उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि कितनी जल्दी जो है हमारा पूरा इंडिया वैक्सीनेटेड हो पाएगा। तो इस चीज का कहना भी मुश्किल है कब तक हो पाएगा। वैसे उम्मीद करिए कि दिसंबर 2021 तक में हम इसको एंड तक में वैक्सीनेटेड पूरी इंडिया को कर देंगे, लेकिन ये सारी चीजें रॉ मटेरियल और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे जो वैक्सीन बना रही है उन पे डिपेंड करता है कि कितनी बनती है और कितना जल्दी जो है हम वैक्सीनेटेड हम कर पाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक साहू जी आपका और डॉक्टर अनीता जी आपका कि आप मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जो जवाब है वो आप लोगों ने दर्शकों तक दिए। तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन लापरवाही इस समय किसी भी तरीके की देश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए अगर आप अपने दफ्तरों का रुख भी कर रहे हैं तो मास्क को जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करें, ये हमारी आपसे अपील है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।